हाँ भाई, एक्चुअल में क्या था बेटा, कल ये बंद हो गया था मोबाइल, ठीक है ना, हर बार ऐसा हो रहा है तो ये क्वेश्चन आगे मैंने डिस्कस कर दिया था, बाद में पता चला कि मतलब अभी वो नहीं हुआ है इसमें। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ कि मतलब क्वालिटी वगैरह कैसी है। लगा तो दिया है सही से, हाँ ठीक है। अब देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस हो रहा था प्रीवियस सेक्शन में, हाँ प्रीवियस सेक्शन में जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, जो पिछला था उसमें, तो हम लोगों ने बातचीत की थी e⁻x से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपका 66 की बात कर रहे थे। तो देखो एक सेकंड ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 66, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है ये 2/e⁻x, इस तरीके की फ़ोटो दे रखी है और आपसे कहा जाता है कि क्या इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो इंटीजर्स पे ही टूटेगा, यानी कि इंटरनल वैल्यू जो है वो इंटीजर्स के केसेस के लिए ही इसमें काम होने वाला है। तो दिमाग दौड़ाओ, अगर e⁻x फंक्शन की बात करें हम, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और 0 से आगे की बात करो तो 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और फिर 0 से आगे चलने पर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड पकड़ती चली जाती है। तो अब एक बात समझो कि अगर 0 से आप चलोगे तो कहाँ तक चला जाए। तो 0 से चलने पर, जैसे 0 रखा तो 0 रखने पर कितना आएगा, e⁻0 जब रखोगे तो चेक करो 2/e⁻0, तो 2/1 कितना मेंटेन करेगा, 2 मेंटेन करेगा 0 के करस्पॉन्डिंग। और आपको पता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो e⁻x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब समझ रहे हो कि 2/e⁻x जो ये मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, और है ना। तो उसके केस में जब 0 से ज़्यादा वैल्यू कुछ रखोगे e⁻ में, तो ये वैल्यू तुम्हारी 1 से कम होती चली जाएगी, यानी 2 से हल्का स्लाइटली कम के लिए। तो ध्यान से समझो कि अगर e⁻x की वैल्यू 2 कब होगी, तो e⁻x की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू log e2 हो जाएगी। तो देखो e⁻x की वैल्यू 0 रखने पर तो फंक्शन 2 मेंटेन कर रहा है इंटरनल वैल्यू, और x की जगह e2 रखने पर ये कंडीशन चेक करो तो ये हो जाएगा 2/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मेंटेन करेगा इसके केसेस के लिए, 1। तो लिमिट जो तोड़ी जाएगी, लिमिट का तोड़ना है आपको। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक के बीच में तोड़ोगे आप, पहले तोड़ोगे 0 से log e2 के लिए, ठीक है। तो 0 से लेके पहले कहाँ तक जाएंगे हम, log e2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेंटेन करेगा dx, फिर प्लस log e2 से लेके हम अब इनफाइनाइट तक वेरिएट करेंगे। तो log e2 से इनफाइनाइट के लिए, यानी कि इससे बड़ी मैग्नीट्यूड वैल्यू रखने के लिए, इस वैल्यू से log e2 से ज़्यादा की कोई भी मैग्नीट्यूड रखोगे तो 2/, ये लार्जर मैग्नीट्यूड होगा, 2 से ज़्यादा हो गया, और 2 से ज़्यादा नंबर अगर इसमें डिवाइड हो गया नीचे, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगी इस रीज़न के लिए। और ये अगर <1 हो गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो पार्ट है GIF फंक्शन, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम सोचो इंटरनल वैल्यू 0 log e2 से इन्फिनिटी के लिए इंटरनल वैल्यू तुम्हारी 1 से स्लाइटली कम आ रही है। तो इंटरनल वैल्यू 2/e⁻x 1 से स्लाइटली कम आने का मतलब है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाएगा, 0 पर जंप कर जाएगा। और ये अगर 0 पर जंप कर गया तो दिमाग दौड़ाओ कि 2/e⁻x के लिए ये वैल्यू जो तुम्हारे पास में लिखी है e⁻x, 0 से log e2 के लिए 2 से कम और 1 से ज़्यादा रहेगी। मतलब ये इंटरनल वैल्यू जो दे रखी है आपको, ये वैल्यू 100% आपकी
2 टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x 2 से कम और 1 या 1 से ज़्यादा रहेगी इस इंटरवल के लिए। और अगर इंटरनल वैल्यू 1 से लेकर 2 तक नहीं पहुंच पा रही है तो 100% इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा 1, यानी कि log 0 log e2 dx। और यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है dx का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log e2 माइनस 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका log e2। ठीक है, और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार होगा, देख लो एक बार। ए ऑप्शन टिक लगेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो टूटना होता है वो आपका हर इंटीजर वैल्यू पर टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या जानकारी दे रखी है वो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 67 में दो फंक्शन दिए, दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन 0 to 4, देन f(x) एंड g(x), नहीं f(x) एंड phi(x), f(x) एंड phi(x), ये कंटिन्यूअस फंक्शन है किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच में। दीज आर द टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस। द फर्स्ट वन फंक्शन हैविंग अ कंडीशन लाइक दैट f(x) इक्वल्स टू f ऑफ 4 माइनस ऑफ x, है ना, एंड द सेकेंड वन फंक्शन इज psi ऑफ x प्लस phi 4 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू कितना मेंटेन कर रहा है 3। और आपसे क्या जानकारी ये दे रखी है कि फंक्शन का लिमिट 0 से 4 के लिए f(x) फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 आता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो चेक करो। देन 0 से लेके 4 f ऑफ x और phi x ये दे रखा है, इसके बारे में जानकारी मांग रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या जानकारी दे रखी है कि दीज आर द टू फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस विद इन द इंटरवल 0 to 4, और ये इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल है बोथ दी साइड्स। और ये जानकारी आपको दी हुई है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 4 फंक्शन का 2 के बराबर आता है। तो एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में पढ़ाई जाती है आपको कि 0 से लेके a अगर फंक्शन dx है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a लिमिट ही रहने दो और a माइनस एक्स dx कर दिया जाए तो ये मेंटेन करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट इसके बराबर होगा। तो यही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यानी कि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 से 4 f ऑफ 4 माइनस एक्स dx इक्वल्स टू भी, ये भी कितना आएगा प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ अप्लाई कर दिया इसके लिए, तो ये जानकारी हमको यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आगे। तो दिमाग दौड़ाओ कि 0 से 4 के बीच में दोबारा से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, और लेट अस सपोज इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको i दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। लेट अस सपोज कैपिटल I वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब दिमाग दौड़ाओ, इसमें ये इंटीग्रेशन में ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करो, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 4 माइनस एक्स रिप्लेस कराओ। तो देखो i इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 f ऑफ 4 माइनस ऑफ x और psi 4 माइनस एक्स एंड dx। कुछ इस तरीके की फोटो बनेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये रिलेशन जो दे रखा है आपको phi x phi 4 माइनस एक्स बराबर 3, तो phi 4 माइनस एक्स की वैल्यू लिखा जा सकता है 3 माइनस phi x, रिप्लेस कराएंगे यहाँ पर। तो i इक्वल्स टू 0 से लेके 3 f ऑफ 4 माइनस एक्स, और इंटरनल वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आएगी 3 माइनस phi x एंड dx। चेक करो बेटा, लिखा जा सकता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस स्ट्रक्चर को अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
0 से 4 एफ ऑफ 4 माइनस एक्स 3 माइनस साई एक्स आ गया। अब ये वैल्यू रिप्लेस करा के अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 0 से 4, 3 तो बाहर, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 से 4 एफ ऑफ 4 माइनस एक्स साई एक्स डी एक्स। कुछ इस तरीके से बातचीत बनेगी। और चेक करो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी है, 2, यानी कि इस पूरे की जगह पर मैं 2 रिप्लेस कराऊंगा, 2 इंटू 3 6 मेंटेन करेगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसका भी तो यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको क्या कर रहा हूँ, इसको एफ एक्स कर दिया। और चेक करो इसको लिखा जा सकता है दोबारा से आई रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि ये माइनस आई बन के लिखा हुआ है। तो इसको इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 3 इंटू 2। ये पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ये 2 से 2 खत्म और i की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यही आपका इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 3 आएगी। विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन ये इस तरीके से हैंडल होगा। चेक कर लो। बस इसमें करना क्या है, इस प्रॉपर्टी का मेन यूज है और बाकी स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उनको यहाँ फर्दर यूज किया जाएगा। यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये दिया है एंड dx, ये जानकारी दे रखी है। तो आपसे कहा जा रहा है, ऑप्शन की हेल्प लेंगे इसमें। आपसे कहा जा रहा है आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई 2 आएगा, आंसर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा या फिर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा, ये बात आपसे कही जा रही है। तो देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि लिमिट जितना हमारे लिए कम से कम होगा उतना ही प्रॉब्लम कम है। और इस फंक्शन को अगर चेक करो तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है। कौन सा फंक्शन है ये, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखो जितनी लिमिट ये कम से कम रहेगी उतना ही मेंटेन करने में आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा तुम इस बात को समझो कि लेट अस सपोज अज्यूम कर लेते हैं, यू कैन अज्यूम दैट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो 1 है। लेट अस सपोज दैट, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो मैचिंग करेगा उस तरीके से मेंटेन करें, मतलब ऑप्शन की हेल्प लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। तो आप सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर के आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो इंटरनल वैल्यू x की वेरी करेगी, 1 से लेके 2 तक नहीं पहुंच पाएगा ये वाली बात। ठीक है, तो लिमिट किस तरीके से मेंटेन होगी, लिमिट मेंटेन होगी 0 से 2। और ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड dx। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में ये ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो 0 1 2 इस तरीके से ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे काम करता है, x की तरह। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x माइनस 1 होती है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। चेक करना यहाँ से, वैसे ग्राफ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 0 से 2 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 0 से कहाँ जाओगे 1 और फ्रैक्शनल पार्ट dx प्लस फिर आप 1 से जाओगे, 1 से कहाँ जाओगे 2 फ्रैक्शनल पार्ट dx, ये दे रखा है। अब चेक करो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट
x की तरह ही काम करता है। ये लाइन जो होती है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर x, और इस लाइन की होगी y बराबर x माइनस 1। तो रिप्लेस कराओ 0 से 1 के बीच में तो ये x dx हो गया, और 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 dx हुआ। और बाकी इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पर लिमिट 2 और 1 मेंटेन करेगी। तो रिप्लेस कराओ, ये 1/2 आ गया, और माइनस 0 तो मेंटेन करेगा, 0 लोअर लिमिट, ये 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 और माइनस 1 रखने पर ये 0 हो गया, तो प्लस में 1/2। तो वैल्यू कितनी आई इसकी निकल कर 1। यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने पर कितना आ रहा है 1। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो निकल कर आई है एक्चुअल में वो 1 निकल कर आई है। और ये 1 कब आया है, जब आपने ग्रेटेस्ट ये जो फंक्शन माना था इंटरनल, वो भी कितना माना था 1। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माना था वही लौट कर आ रहा है। तो ए ऑप्शन टिक लग गया इसका, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा बेटा। इसमें पूरी तरीके से आपको इसी तरीके से जुगाड़ लगानी पड़ेगी, जुगाड़ से ही काम इसमें बनेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होता है, ब्रांचेस वाइज फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका ए ऑप्शन टिक लग जगह है, ठीक। ए ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसका जर्नल टर्म पहले तो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे कहा जा रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रहेगा बेटा, n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस 3 की पावर स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस n स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन दिया है, देखो 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन n स्क्वायर n माइनस 2 स्क्वायर, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है ये सिस्टम, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुमने एक फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्जन सीखा होगा जिसमें r बाई n को तो x अज्यूम कर लिया जाता है, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है, और लिमिट चेंज कर दी जाती है इंटीग्रेशन में, ठीक है, r बाई n को, और 1 अपॉन n को dx के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो इसमें लिमिट का जैसे सम की बात की जाए इसके, तो सम इक्वल्स टू आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख रहे, जर्नल टर्म इसका लिखोगे तो जर्नल टर्म तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा की हेल्प लो, सिग्मा को वेरिएट कराओ r से ले, r की वैल्यू 1 से लेके n माइनस 1 तक, ठीक है, और जनरल टर्म इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 से लेके आप वेरिएट करा रहे हो n माइनस 1 तक, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक वेरिएट करा दो, ठीक है, 0 से लेके वेरिएट कराओ बेटा, 0 से n माइनस 1 तभी मेंटेन करेगा n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है n स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। ये इंटीग्रेशन निकल, ये लिमिट का, ये पूरे का जर्नल टर्म आपने लिखा है, ये 1 अपॉन, जिस तरीके से चलेगा मामला, ठीक है ना।
अब इसका जनरल टर्म लिखने के बाद में आप क्या करो, 1/n² माइनस r², इसमें इंटीग्रेशन की, इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें से पूरे में से n² कॉमन ले लो। तो n² जब कॉमन लोगे यहाँ से, तो ध्यान से समझो, ये हो जाएगा r/n का कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ 1 हो गया, और 1/n बाहर आ जाएगा। आप यहाँ ले सकते हो 1/n। तो 1/n को तो dx बोला जाएगा और इसको x बोल दिया जाएगा, और इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो पूरे क्वेश्चन को। तो s इक्वल्स टू r/n को तो x बोला जाएगा, और 1/n को क्या बोला जाएगा, ये dx हो गया, और r/n क्या हुआ, x। तो r/n x है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, n तुम्हारा किसको वेरिएट कर रहा है, इन्फिनिटी को। n किसको वेरिएट कर रहा है, इनफाइनाइट को। तो 0 मेंटेन करेगा एक बार, और एक बार आपकी क्या वैल्यू मेंटेन करेगी, 0 और 1 वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इसमें। r की वैल्यू जब n रखोगे तो उसके लिए, तो जब 2 सिचुएशन आप रखोगे यहाँ पर, तब जाके ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम बनकर तैयार होगा। तो लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होकर ये बनेगा 0 से लेके 1/, इस पूरे की जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस x² एंड dx, इस पूरे की जगह dx। ठीक है, इस तरीके से आ गया। लिमिट चेंज कर लिया आपने, ठीक है, लिमिट आपने चेक क्या कर ली, चेंज कर ली, इस तरीके से ये चेंज हो गई लिमिट। अब उसके बाद में ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के थ्रू ही ये सारा काम किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। तो s इक्वल्स टू 0 से लेके 1 के लिए ये इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, साइन इनवर्स x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स का ग्राफ आपने चेक करा ही है, 1 के करस्पॉन्डिंग π/2 और -1 के करस्पॉन्डिंग -π/2 मेंटेन करता है। ठीक है, तो 0 पर तो 0 ही रहेगा, और 1 के करस्पॉन्डिंग π/2 मेंटेन। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, 1/n की जगह dx लिख दिया जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख दिया जाता है, x, और लिमिट सेट हो जाती है 0 से लेके n-1 आप चल रहे हो। ठीक है, 0 से लेके n-1 के लिए लिमिट सेट हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से होता है सिस्टम। लिमिट्स को इंटरचेंज वगैरह कर देते हैं और ये आपका आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, π/2 वुड बी द आंसर। ये बेटा प्रॉपर्टी पर बेस्ड है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जन के लिए, लिमिट इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करता है तो वो तरीका होता है एक। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान से देखो, लिमिट इसमें भी दे रखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा, इसमें तो खुद ही सिग्मा में दे रखा है 1 से लेके n तक, और साइन 2k और r π/2n, ये और दे रखा है ये इंटीग्रेशन। तो आपसे ये कहा जा रहा है, लेट अस सपोज कि ये i मान लेते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, और इसमें ऑप्शन की हेल्प से करेंगे मामला। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है तुम्हें, वो दे रखा है 2k फ्रैक्शनल पार्ट और 2 की पावर 2k और फ्रैक्शनल k का कंप्लीट स्क्वायर। सेकंड दे रखा है 2k फ्रैक्शनल पार्ट 2 की पावर k और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k। सी दे रखा है
2k अपॉन 2 की पावर k और फ्रैक्शनल k का कंप्लीट स्क्वायर एंड लास्ट दे रखा है नन। तो ऑप्शन की पूरी तरीके से हेल्प हम लेंगे, ऑप्शन की हेल्प नहीं लेंगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत मतलब भयानक लेवल पे दिक्कत होगी। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि k की वैल्यू थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो 1, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ऑप्शन भी अलग अलग ही आएंगे उसके लिए, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 अज्यूम कर लो आप k की वैल्यू। जब k की वैल्यू आप 1 अज्यूम करोगे तो एकदम से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया आपका, और क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा i लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n और साइन स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारा पास r पाई डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है, ये आएगा साइन स्क्वायर में आ गया मतलब मामला। तो तुम सोचो 1 अपॉन x को तो आप क्या मानते हो dx, ये अज्यूम करना होता है बेटा, 1 अपॉन n को तो dx मानेंगे, और r बाई n जो लिखा हुआ है ये, यानी कि r अपॉन n जो है उसको माना जाएगा t या x जो भी मान लो आप। अब r की वैल्यू वेरिएट करेगी, r की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरिएट कर रही है, तो तुम सोचो जब r की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरिएट करेगी तो r की वैल्यू ध्यान से सुनना, r की वैल्यू जिस केस में 1 रहेगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और r की वैल्यू जिस केस के लिए n रहेगी तो n अपॉन n ये कितना हो जाएगा 1, ऐसे आती हैं चीज़ें। r की वैल्यू 1 मेंटेन करेगी, r की वैल्यू 1 अपॉन n 0 हो गया, n इनफाइनाइट है ना इसलिए, और ये n जब रखोगे n अपॉन n x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, ये 1 आ गया। तो लिमिट जो सेट हो गया इसमें i इक्वल्स टू 0 से लेके 1 साइन स्क्वायर और r बाई एन यानी कि पाई बाई 2x, x पाई बाई 2, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, और 1 बाई एन की जगह dx, ये कन्वर्जन आपने कर लिया। ध्यान से समझो, 1 बाई एन की जगह dx, r बाई एन की जगह x, और लिमिट 0 से 1 वो मैंने समझाई दी आपको, और dx r स्क्वायर, k आपने 1 मान लिया था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसमें भी तुम समझना ये पाई बाई 2x है। तो देखो ध्यान से, साइन की कंप्लीट स्क्वायर पावर है, तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अगर मेंटेन करना होता है तो इसको कॉस के टर्म्स में लिखते हैं, cos 2 के टर्म्स में। तो cos 2 का फॉर्मूला तुमने क्या सीख रखा है, cos 2x कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, चेक करो cos 2x कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x को इधर लेके आओगे, इसको उधर डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर आ गया। इससे क्या होता है डिग्री कम हो गई उसकी, तो डिग्री कम होने के बाद दोबारा से लिख लो इसको, ये हो जाएगा 0 से लेके 1, और चेक करो 1 बाई 2, तो 1 अपॉन 2 dx मेंटेन करेगा, और माइनस 0 से 1, और यहाँ पर बात आने वाली है cos 1 बाई 2 तो बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 1 बाई 2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dx अलग रहने दो, और cos 2x, तो cos में इस पूरा x है, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल पाई x आएगा, और लिमिट वही रहेगी 0 से 1। बेटा ये ध्यान से समझना, ये जो एंगल है ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेक करो ये x है तो यहाँ 2x है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से मेंटेन हो गया। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल कर आता है कि 1 बाई 2 x आएगा, और लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 बाई 2। अब cos का क्या होता है, साइन मेंटेन करता है ना, cos का क्या मेंटेन करता है, साइन मेंटेन करेगा। तो चेक करो यहाँ से cos का
जैसे कि साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, और लिमिट तो इसी तरीके से रहेंगी 1 और 0। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब तुम एक बात समझो, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, और एक्स का जो मल्टीपल है वो डिवाइड में जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, दोनों इंटीजर हैं, 1 और 0 दोनों इंटीजर्स हैं, और साइन में अगर पाई का मल्टीपल इंटीजर आता है तो सब 0 होता है। तो मतलब ये वाली जो चीज़ है बेटा ध्यान से समझ लेना, साइन के पाई हमेशा 0 होता है अगर के क्या बिलोंग करता है, इंटीजर फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये तो सब 0 हो गया पीछे का, और बचा कितना यहाँ से 1 माइनस 0, तो आई की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास में 1/2। अब 1/2 तुम्हारी आई की वैल्यू सॉल्व होने पर आ रही है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई जो कि 1/2 निकल कर आ रही है। तो चेक करो 1/2 किसके केसेस के लिए आ रहा है, तो चेक करो यहाँ पर, चेक करो के की वैल्यू जब रखोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू ये 1 आ गया बेटा, फैक्टोरियल 1 का कंप्लीट स्क्वायर। तो चेक करो ये तो आएगा 2 अपॉन 2 की पावर 2 और 1, ये कट गया, इससे कितना आया 1/2। तो ये ऑप्शन टिक लग गया, ये 1/2 और वो भी 1/2। नीचे ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी, चेक कर लेना। ये तो आएगा 2 के 2 आएगा ये, और ये 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, और ये भी 2 आएगा, ये 2 के 2 से 2 कटेगा, मतलब ये वैल्यूज दोनों क्या आ रही हैं 1। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है 1/2 के लिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमारा के की वैल्यू 1 लेने पर 1/2 आ रहा है। ठीक है, के की वैल्यू लेकर अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसमें ठीक ठाक पंगा फंसेगा, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है, लेकिन फाइनली इस तरीके से जल्दी अगर आपको करना है तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो, और सीधे सीधे मेंटेन हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लो भाई, बताओ बात समझ में आ गई तुम्हें कि नहीं आई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन टिक लग जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये तो क्वेश्चन नंबर 71 तो बचकाना क्वेश्चन है। बचकाना क्या है ये, इफ ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हार्मोनिक मीन है अगर इनका, तो हार्मोनिक मीन होता कितना है तुम्हें पता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, यही तो होता है। तो n की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से चेक कर लो कि ऐसा कब बनेगा। n की वैल्यू अगर तुम चेक करो, n की वैल्यू अगर सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, देखो n की वैल्यू 0 1 जे 2 3 -1 जे वैल्यू देख लो, n की वैल्यू 0 रखने पर क्या बनेगा, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0 पावर में, और 0 रखने पर a की पावर -1 b की पावर -1। तो 0 और a की पावर 0 b की पावर 0, ये तो 2 हो गया, और 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, तो यहाँ से आएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, और यही क्या होता है तुम्हारा हार्मोनिक मीन। तो अल्टीमेटली n की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में अगर 0 रख दी जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। खत्म हो गया सीधे सीधे, n की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब तुम तो कहोगे सर ये हिट एंड ट्रायल से क्यों कर रहे हो, बेटा 2-3 ही वैल्यू होती है जिसके लिए आएगा, ये सॉल्व नहीं करना है इसको, डायरेक्टली आप समझो n की वैल्यू 0 रखने पर ये हार्मोनिक मीन आपको ये पता ही है, बस रीअरेंज करना है। और अगर फिर भी तुम्हें ज़्यादा ही इसमें साइंटिस्ट वाली बात है तो इसको डिवाइड वगैरह करके मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72।
n बराबर 0 आएगा। इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन है 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है लिमिट। अब इसमें इस बात को सोचो, जैसे एक्सप्रेशंस जो दे रखे हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्सपेंशन कैसे चल रहा है, 1 + 1/3, 1 + 1/3 स्क्वायर, 1 + 1/3 की पावर 3 एंड डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाई में ही है सब कुछ, और चल रहा है यहाँ तक तुम्हारा 1 + 1/3 की पावर 2n। हम तो थोड़ा पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बस केवल, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर तुम पाओगे 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर और 1/3 की पावर 3। चेक करो, 1 का 1 से 1, 1/3 का 1 से 1/3, 1/3 स्क्वायर का 1 से 1/3 स्क्वायर, इसका इससे करोगे 1/3 की पावर 2। इसी तरीके से अगर आपने अब इसका इससे कर दिया मल्टीप्लिकेशन तो तुम पाओगे, फिर दोबारा से जीपी तैयार होगी और हाईएस्ट डिग्री देखो 2 थी और ये 1 3 तक आया, अब 3 और 3 6 तक जाएगा, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा एक्सपेंशन। तो मतलब अगर s इन्फिनिटी की ही बात करनी है तो पता है क्या लिखा है, ये लिखा है 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 4 + 1/3 की पावर 5 + 1/3 की पावर 6 एंड डॉट डॉट डॉट, और इनफाइनाइट की सीरीज है और जीपी मेंटेन कर रही है बेटा। तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r। तो कितना आ गया, ये देखो 3 - 2/3 यानी कि कितना आया 3/2, और जो कि रेशियो क्या मेंटेन कर रहा है, इक्वल टू m रेशियो n। तो चेक करो m की वैल्यू तो 3 आ गई और n की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, m + n, तो m + n आएगा इक्वल टू 5, यानी कि ये एक जीपी ज्योमेट्रिकल इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तैयार हुआ। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो s इन्फिनिटी होता है वो होता है a/1 - r। डायरेक्टली अप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एक्सपेंशन का पैटर्न समझो, इनको मल्टीप्लाई किया ये बना, इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 तक जा रही है, ऐसे चलता चला जाएगा ना ये आगे भी। ठीक है, तो ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा 5, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73। बेटा इसमें ठीक ठाक तरीके से चीजें अप्लाई हो रही हैं, देखना एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट cot x dx। ठीक है, ये है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, पहले कंपैरिजन तो बाद में करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने का नंबर समझना, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन देखना बेटा, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 10x + 1 स्क्वायर रूट 10x और dx। देखना ध्यान से, 10x + 1 स्क्वायर रूट 10x इस तरीके से बन गया, 1 इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखो कि 10x को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ी देर के लिए t अज्यूम कर लो, तो जब आप इसको t अज्यूम करोगे तो दिमाग दौड़ाओ, 1/2 स्क्वायर रूट 10x, और 10x का भी तो मेंटेन होगा,
सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt मेंटेन होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब उसके बाद आपको तो केवल इतना चाहिए, तो dx अपॉन स्क्वायर रूट 10x इक्वल टू लिखा जा सकता है 2dt अपॉन सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सेक स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लिया तो इंटीग्रेशन यहाँ से बनेगा 1 प्लस 10x की जगह लिख सकते हो 10x भी निकालो यहाँ से, ये स्क्वायर रूट माना है ना, तो 10x निकालो तो कितना आएगा टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा t में कन्वर्ट करने के लिए ये कितना हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dx अपॉन दिस 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 मेंटेन करेगा। ठीक है, तो dx अपॉन ये चीज़ तो आ गई आपकी t के टर्म्स में, और ऊपर लिख ही सकते हो, तो ये बन गया 1t की इसकी 10x की जगह लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 और 2 dt। ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इसको t माना, ये सब मेंटेनेंस किया, सब t के टर्म्स में आ गया। अब क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक को मेंटेन करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका है, आप कैसे मेंटेन करोगे। आप क्या कर सकते हो, कॉमन इसमें से ले सकते हो बेटा। ठीक है, और कॉमन लेके मेंटेनेंस आप करोगे इसमें, तो कॉमन लेने के लिए दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो टी स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तुम इसमें से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से भी टी स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 टी स्क्वायर कॉमन ले लें तो इंटरनल वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर खत्म और डी टी मेंटेन करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि इसमें से क्या कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बना। अब आपको देखना है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, तो देखो ध्यान से 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा है ये, और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो कि ये प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ t माइनस 1 बाई टी का कंप्लीट स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर और -2 तो +2 मेंटेन कर लो और dt चेक करो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर तो ऊपर रहने दो, और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को लिखा नहीं जा सकता t माइनस 1 बाई टी का कंप्लीट स्क्वायर +2, क्योंकि ओपन करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab और +2 मेंटेन करेगा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तुम्हें, यानी कि दोबारा से आपको अजम्पशन करना पड़ेगा कि t माइनस 1 बाई टी को तुम थोड़ी देर के लिए u अज्यूम कर रहे हो, और जब तुम इसको u अज्यूम करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर डी यू मेंटेन करेगा। तो बेटा ये जो चीज लिखी है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ये चीज डी यू मेंटेन करेगी, डी यू अपॉन ये बनकर तैयार हुआ तुम्हारा। तो दिमाग दौड़ाओ, 2 इंटीग्रेशन
du अपॉन, 2 बार अजम्पशन किया है, और ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये बना। चेक करो बेटा, ध्यान से सुनो। t माइनस 1 अपॉन टी बराबर क्या इतना आया, t माइनस 1 अपॉन टी बराबर u आया। तो 1, ये तो 1 हो गया, प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे, माइनस पावर आगे आएगी 1 अपॉन टी स्क्वायर dt बराबर du, है ना। और ये पूरा फैक्टर dt बराबर du 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसमें tan का फॉर्मूला लगा दो। तो tan का फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है tan इनवर्स dx के लिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ा है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये पढ़ा है ना। सेम अप्लाई करो, तो यहाँ से जब तुम अप्लाई करोगे ये, तो 2 अपॉन 1 अपॉन ए मतलब स्क्वायर रूट 2, और tan इनवर्स x बाई ए, तो u अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस सी। चेक करो, ये इस तरीके से, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो x u बाई ए अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से समझ सकते हो बेटा, ये स्क्वायर रूट हो गया, और ये आंसर दे रखा है उसमें चेक करो थोड़ा सा मेरे भाई। अगर तुम इसमें मेंटेनेंस करोगे तो ये लिखा है स्क्वायर रूट लैम्डा tan ऑफ इनवर्स, और वैल्यू चेक करो अंदर, डिवाइड में स्क्वायर रूट म्यू लिखा है, प्लस ऑफ सी मेंटेन करेगा, बाकी स्ट्रक्चर वही मेंटेन करेगा। तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, जब लैम्डा को कंपैरिजन करोगे और म्यू को कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि लैम्डा तो हो गया 2, और म्यू भी तुम्हारा कितना आएगा। और देख लेना बेटा, इसमें करेक्शन है, यहाँ पर तुम्हें जो लिखना है वो स्क्वायर रूट लैम्डा है यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, और ये तो आपसे क्या पूछा गया, लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू बराबर आ गया 4। और जब ये u को तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये 100% बनेगा, करके देख लेना भले सारी वैल्यूज रखने के बाद। ये बनेगा तुम्हारा स्क्वायर रूट 10x माइनस स्क्वायर रूट कॉट x। कुछ इस तरीके से फोटो बनकर तैयार होगा इस पूरे क्वेश्चन का। देख लो बेटा एक बार तसल्ली से कि किस तरीके से इसमें काम करना है हमें। ठीक है, तो 4 आंसर आएगा इसका। बाकी आगे जो दे रखा है ना, लैम्डा, लैम्डा नहीं है, स्क्वायर रूट लैम्डा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। बेटा ठीक ठाक मतलब लेवल है क्वेश्चंस का इनमें, ठीक है। मेंस एडवांस तक की अप्रोच है पूरी, और लगती हैं ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। ठीक ठाक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो 74 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -1 से 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और 1 प्लस साइन पाई x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx। यहाँ तुम्हें ये जानकारी दे रखी है, ये जो है GIF फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। -1 से 1 ये इस तरीके से दे रखा है, पूरा GIF फंक्शन लिखा है। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, GIF फंक्शन है, अगर इंटरनल फंक्शन भी GIF है, एक्सटर्नल फंक्शन भी GIF है, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन का जब तुम ग्राफ बनाते हो, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से मेंटेन करता है बेटा, ठीक है। तो जिसमें तुम यहां पर लिख सकते हो -π/2, सॉरी -π, 0 और पाई, और केवल हमें -1 से 1 के बीच में ही बात करनी है, क्योंकि x की लिमिट -1 से 1 के बीच में वेरिएट कर रही है। तो दिमाग दौड़ाओ, ये तो साइन x का ग्राफ है बेटा, किसका ग्राफ है ये, y बराबर साइन x का। लेकिन साइन पाई x का ग्राफ बनाओगे तो हर वैल्यू पाई से क्या हो जाती है, डिवाइड।
तुम्हें पता है पीरियड में चेंज होता है ना, अगर किसी का पीरियड टी है, के से मल्टीप्लाई हो तो टी बाई के हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हर वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे तो यही सारी चीज़ें रहेंगी, बस ये हो जाएगा 1 क्योंकि पाई से डिवाइड होगा, ये 0 और ये 1। और ये जो नीचे ग्राफ बना है, ये ग्राफ आपका किसका है बेटा? साइन पाई एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन पाई एक्स का, ठीक है। अब देखो आप लिमिट इसमें तोड़ दो पहले, तो लिमिट किस तरीके से तोड़ोगे? -1 से पहले लिमिट टूटेगी 0 के लिए, पूरे को आई मान लो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स, फिर होल ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 प्लस साइन पाई एक्स एंड dx, ये है। अब दिमाग दौड़ाओ, -1 से 0 के लिए, -1 से कहाँ तक के लिए? 0 के लिए। x की वैल्यू देखो, ये दे रखा है x -1 से 0, तो -1 से 0 के लिए साइन पाई एक्स की बात करें तो -1 से 0 के बीच में साइन पाई एक्स भी x एक्सिस से नीचे है, यानी कि -1 से 0 के बीच में ही है। यानी कि इस इंटरवल के लिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू केवल इतने की वैल्यू किसके बीच में है बेटा? साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। ध्यान से सुनना, साइन पाई एक्स -1 से 0 के बीच में, देखो ये 0 तक, -1 से 0, इसमें 1 ऐड होगा तो ये वैल्यू तुम्हारे पास में, अगर साइन पाई एक्स -1 से 0 वेरिएट कर रहा है तो 1 प्लस साइन पाई एक्स 1 ऐड कर देंगे। 0 से कहाँ तक वेरिएट, 0 से कहाँ तक के बीच में वेरिएट करेगा? 0 से 1 तक के बीच में वेरिएट करेगा, 1 तक पहुँच नहीं पाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है 1 प्लस साइन पाई एक्स 0 से 1 के बीच में वेरिएट करेगा बेटा, 1 प्लस साइन पाई एक्स 0 से 1 के बीच में, जहाँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है? 0। तो 0 में x से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो गया, तो पहला इंटीग्रेशन ये जो पूरा है ये तो खत्म यहाँ से, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 0 से 1 के बीच में जो साइन पाई एक्स है वो भी 0 से 1 ही लाई करेगा, 0 से चल के 1 तक पहुंचेगा। उसके बाद इसमें 1 ऐड जब करो, इस रीजन की बता रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में चेक करो, 0 से 1 के बीच में ग्राफ कहाँ है? ऊपर है ना। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ अगर ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 ही वैल्यू लाई कर रही है इसकी। 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू भी 0 से 1 ही है, और 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई एक्स इक्वल्स टू लेस देन 2, यानी कि 1 प्लस साइन पाई एक्स 2 से कम और 1 या 1 से ज़्यादा। तो 2 से कम, 1 या 1 से ज़्यादा इंटरनल वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि 1 प्लस साइन पाई एक्स जो है वो 2 से कम और 1 या 1 से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, इंटरनल वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और अंदर ये 1 का x से मल्टीप्लाई हो गया, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बचा। और बेटा चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? यही लाइन तो मेंटेन करता है, और ये लाइन है क्या बेटा? x एक्सिस, y बराबर 0। तो अल्टीमेटली 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप में भी 0। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करेंगे तब जाके इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तुम्हें ये पता होगा। तो ये वैल्यू फिर दोबारा से 0, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। और बेटा 0 प्लस 0, आंसर इसका क्या आएगा? 0 वुड बी द फाइनल आंसर। चेक करो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन वाइज तोड़कर आप इस तरीके से मेंटेन, ये साइन पाई एक्स का ग्राफ है, हर वैल्यू जो है पाई से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अगर पाई में इसमें डिवाइड होता है तो हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है।
ये पीरियोडिक फंक्शन में सिखाया जाता है चीज़ें सब। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, यानी कि 0 आंसर आएगा पिछले वाले का। क्वेश्चन नंबर 75 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, एफ एक्स इज डिफाइंड फंक्शन और इंटरवल दे रखा है एक एफ एक्स, जहाँ एक्स का इंटरवल है -10 से लेके 10, ठीक है, ये इंटरवल दे रखा है। आपसे क्या कहा गया कि फंक्शन का नेचर कुछ इस तरीके से है, फंक्शन का नेचर कुछ इस तरीके से है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और आपसे कह रहा है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑड, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इवन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इवन, ये आपसे बात कही जा रही है। फिर क्या कह रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है इस इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रेशन दिया है π² इंटीग्रेशन -10 से लेके 10 f(x) और cos πx dx। बेटा तो इस फंक्शन के इंटरवल की अगर आप बात करो, ठीक है, इस फंक्शन के इंटरवल की अगर बात करो तो जैसे कि cos का इंटरवल होता है 2π, और इसमें पाई से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पाई से डिवाइड हो गया, तो इसका इंटरवल कितना आया 2। और इस फंक्शन को देखने की कोशिश करो और इवन के लिए कि किस तरीके से मेंटेन करेगा। तो देखो यहाँ से समझो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पहले हम रीज़न अगर तोड़ें तो रीज़न जब तोड़ोगे तो ये वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब समझ रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में ये वैल्यू तुम्हारे पास में, ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माइनस और ये फ्रैक्शनल पार्ट प्लस लिखा हुआ है। अब किस तरीके से मेंटेन करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है तुम्हारा, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ इस तरीके से मेंटेन करेगा, 0 1, ये 2 और ये क्या मेंटेन करेगी 3, ठीक है। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा अपना कि 2π/π = 2 के लिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जब ऑड की वैल्यू की बात की जा रही है तो ऑड इंटरवल तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कब आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड और इवन आने का समझ रहे हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है तो इसका x कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगा, 0 से चलने के बाद 1 तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होने पर x की वैल्यू 0 से चलकर 1 तक नहीं पहुँच पाएगी, तो किस ब्रांच पे जंप करोगे तुम, इस वाली ब्रांच पे, इवन वाली ब्रांच पर। और 1 से लेके जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x की वैल्यू 1 से चलकर 2 तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि वैल्यू x की 1 से चल के 2 तक नहीं पहुंच पाएगी। इस केस में किस ब्रांच पर जंप लोगे तुम, इस ब्रांच पर जो कि फर्स्ट ब्रांच है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड मेंटेन करेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम रीजनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो उसका जो तुम्हारे पास में पीरियड आएगा वो वही पीरियड आएगा जो cos πx का पीरियड आएगा, यानी कि इन दोनों फंक्शंस का, इसका पीरियड जो फंक्शन है, इस फंक्शन के ब्रांचेस वाइज इसका पीरियड कितना नज़र आ रहा है तुम्हें 2, और इसका पीरियड भी कितना नज़र आ रहा है 2। तो फंडामेंटली ये फंक्शन दोनों ही पीरियडिक फंक्शन हो गए, और पीरियडिक फंक्शन होने के बाद में -10 से 10 के बीच में इवन फंक्शन अगर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि कॉस भी तुम्हारा मेंटेन करता है ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट, सिमिट्री मेंटेन करता है कॉस का ग्राफ, यानी कि एक इवन फंक्शन है, और इसके ग्राफ भी इवन फंक्शन मेंटेन करेंगे।
तो मतलब -10 से 10 के बीच में जो प्रॉपर्टी तुमने सीखी है, एक प्रॉपर्टी तुमने सीखा होगा -a से a f(x) dx इक्वल्स टू, इसको 0 से a मेंटेन करा दो और 2f(x) dx वाली, इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर दो। तो -10 से 10 वेरिएट ना कराकर आप वेरिएट कराओ इसको, π² अलग रहने दो और इसको मेंटेन करो, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन 0 से 10 f(x) और cos πx dx। ठीक है, तो cos πx f(x) तो ये हो गया, और cos πx dx 0 से 10 के बीच में मेंटेन करेगी, और ये प्रॉपर्टी आपने डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर दी। ठीक है, अब पीरियडिक फंक्शन के हिसाब से देखो, इसका दोनों का पीरियड क्या है बेटा, इसका पीरियड और इसका पीरियड कितना है 2। तो तुमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ रखी होगी इसमें, जो कि आपकी होती है 0 से लेके a + nt या nt f(x) dx पीरियडिक फंक्शन के लिए। तो 0 से nt के लिए n तो बाहर आ जाता है, और 0 से t मेंटेन करते हैं फंक्शन को f(x) dx, क्योंकि फंक्शन अपने नेचर को बार बार रिपीट करेगा पीरियडिक होने की वजह से। तो इसका पीरियड कितना समझ में आया अभी हमें 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 × 5। तो 2 तो इसका पीरियड है, पीरियड को तो यहीं रखेंगे। जो n मल्टीपल इंटीजर हो रहा है इसको बाहर लेकर चले जाओ, तो यहाँ से ये कितना मेंटेन कर गया 10 से ये 10 उड़ जाएगा। तो i = आ गया π² 0 से 2 के बीच में। अब दोबारा से इस फंक्शन को तोड़ो, 0 से 1 और 1 से 2, तो मेंटेन करेंगे इसको 0 से 1 f(x) cos πx dx प्लस 1 से 2 f(x) cos πx dx। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। 0 से 1 f(x) cos πx dx प्लस 1 से 2 f(x) cos πx dx, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्या करना है, 0 से 1 के बीच में तुम सोचो ये फंक्शन जो है 0 से चलकर 1 तक नहीं पहुँच पा रहे तुम, तो फंक्शन तुम्हारा किस पर जंप कर जाएगा, E1 वाले पर। तो E1 वाले के लिए कंडीशन चेक करो, ये तो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 + x मेंटेन करेगा ये। तो i = π² ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेके 1 + x और cos πx dx, और 1 से 2 के बीच में 1 से चलकर 2 तक नहीं पहुंच पाए तुम, तो 1 से चलकर 2 तक नहीं पहुंच पाओगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा 1। और ऑड फंक्शन के लिए यहाँ पर जाना है तुम्हें, तो ऑड फंक्शन के लिए जब यहाँ पर जाओगे तो x - 1 मेंटेन करेगा ये। cos πx dx, पहले इतना समझो, इसके बाद इंटीग्रेशन अभी और आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, ध्यान से समझो इधर कि ये तो पीरियडिक फंक्शन की भी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, और ये प्रॉपर्टी आपकी इवन ऑड फंक्शन की भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तब जाके जब तुम इस तरीके से लिखोगे इसे, तो 0 से चलकर 1 तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इंटीग्रेशन के लिए E1 हो गया, और E1 डिजिट के लिए जब तुम 0 रखोगे तो 1 + x मेंटेन करेगा। 1 + x ही दे रखा है, 1 + x cos πx, और इसके लिए चेक करो तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा 1 से 2 के बीच में आप 1 पर जाओगे, और ऑड के लिए ये x - 1 की तरह अप्रोच करेगा फंक्शन। ठीक है, और इनका सेपरेट अभी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाके हमारा आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख, इतना समझ लो, फिर आगे ऊपर रफ करके आगे बढ़ाता हूँ इसको। इधर रफ कर रहा हूँ, इसको देख लेना, ये तो ग्राफ फंक्शन ही लिखा हुआ है सीधे सीधे। तो i π², अब बेटा इसमें देखो आइलेट का फॉर्मूला लगेगा। आइलेट किस तरीके से काम करता है तुम्हें पता है, आइलेट के हिसाब से चेक करो।
आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ये क्या कहलाता है, सेकंड। तो एक का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, बाकी तो मेंटेन हो जाएगा फिर। तो देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से मेंटेन करेंगे हम, 0 से 1 के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो इंटरनली, तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos 0 से 1 cos पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 माइनस cos पाई एक्स डी एक्स प्लस फिर भी वो x तो मेंटेन करेगा, अलग ही कर लो बेटा एक तरीके से, ठीक है। देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको क्या मान लो, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos का साइन, cos होता है, cos का साइन हो जाएगा, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस इंटीग्रेशन, और ये तो 1 हो गया इसका, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। ये आया आपके पास में, और ये कितना मेंटेन करेगा, 0 से 1 के बीच में बात की जा रही है, ठीक है। अब लिमिट सेट करेंगे इसमें, तो लिमिट जब सेट करोगे 0 से 1 के बीच में, ये तुम्हारे पास में निकल कर आया माजरा। अब 0 से 1 के बीच में जब लिमिट सेट करोगे तो साइन का दोबारा से करना पड़ेगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या मेंटेन कर जाएगा दोबारा, i बराबर पाई ऑफ स्क्वायर, तो ये आ गया x प्लस 1 साइन पाई एक्स ओवर पाई माइनस, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, कॉस का साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स ओवर पाई, ठीक है। और फाइनली ये 1 और 0 मेंटेन करेगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन आपने मेंटेन किया, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 और फिर 0 रिप्लेस कराओगे, तो जब पूरे में 1 रिप्लेस कराओगे तो i पाई स्क्वायर, अपर लिमिट 1 रिप्लेस कराओ, इंटीजर ऑफ पाई तो सभी 0 होते हैं, और 0 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये 1 रखोगे कॉस ऑफ पाई, तो कॉस पाई के लिए कॉस का ग्राफ चेक करो इधर, ये देखो 0, ये पाई बाई 2 और ये पाई, कॉस पाई कितना मेंटेन कर रहे हैं, -1, तो कॉस पाई -1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस जब इसको 0 रखोगे ये फिर 0 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया, जब लोअर लिमिट रखोगे तो -0 रखोगे तो ये cos 0 कितना मेंटेन करेगा 1, तो -1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया 1 अपॉन पाई स्क्वायर -1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम मेंटेन करोगे तो ये तुम्हारे पास में 1 अपॉन पाई स्क्वायर -1 अपॉन पाई स्क्वायर i इक्वल टू, इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है इसको दोबारा से अलग से सॉल्व किया जाएगा, और सेम वैल्यू आपके पास में निकल कर आएंगी, जो कि तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, -1 अपॉन पाई स्क्वायर और +1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा तुम्हारे पास में, पाई स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन पाई स्क्वायर, जिसका मॉडुलस मेंटेन करेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इसको अलग से बिल्कुल सेम जैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है वैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर ये वैल्यू निकल कर आएंगे। ये एक करके दिखा दिया, दूसरा देख लेना, और जब हैंडल करोगे और मॉडुलस लगाओगे इस पर, तो यहाँ से ये कटेगा बेटा, तो यहाँ से मॉडुलस 4 माइनस की वैल्यू, तो आई इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, आई बराबर 4 मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ठीक है, देख लो एक बार। तो दो चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना। पहला ध्यान किस पर रखोगे कि आपका पीरियडिक फंक्शन भी है, ये पीरियडिक फंक्शन होने के साथ साथ ये इवन फंक्शन भी मेंटेन करेगा। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ तक मेंटेन किया, फिर 0 से 2 के बाद में दोबारा से बाइफोर्केट करके दो पार्ट्स में तोड़ दिया। 0 से 2 के बीच में तोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ऑड नंबर्स के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है और इवन नंबर्स के लिए अलग तरीके से। तो x+1 cos ऑफ पाई एक्स सेम इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये। जब मेंटेन करोगे तो एक की वैल्यू मैंने निकाल दी, दूसरे की इस तरीके से आएगी। जब मेंटेन करोगे तो मॉडुलस लगा के ये 4 मेंटेन कर जाएगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 75 तुम्हारा कवर अप हुआ। ठीक है मेरे भाई। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो या मेरे से कोचिंग में आकर मिल सकते हो। तो आपको जो भी डाउट होगा वो बता दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस।